पेशे खिदमत है शगुफ्ता कवल के कलम से तहरीर करदा बहुत ही खूबसूरत नावल फ़कत तुम का एपिसोड नंबर 3। अगर आप दोस्तों को नावल पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सिमान मोबाइल जेब में रखता हुआ बोला, हम सनम आज तो बता ही दो कि तुम हमसे इतनी बेजार क्यों रहती हो। सानिया ने कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, तुम्ही कोई गलत फहमी हुई है। सनम अपनी अंदरूनी तकलीफ छुपाते हुए बोली, जब से उन लोगों से मिली थी इसके मुंदमिल हुए जख्म ताज़ा हो गए थे, तो फिर हमसे बात क्यों नहीं करती हो, ना ही हंसती बोलती हो, हमारे साथ होती हो। इताहट और बेजारगी तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखी होती है। क्या हम तुम्हें अच्छे नहीं लगते, या फिर हमारी कोई बात बुरी लगी है? ऐसी कोई बात है तो तुम हमें बता सकती हो। सानिया ने अपनायत से उसका हाथ थामा, तुम लोग बहुत अच्छे हो, बस मेरा जी नहीं चाहता तुम लोगों से बात करने को, शायद मेरा दिल ही सख्त हो गया है, उसने साफगोई से कहा। तो इन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। जहाँ तक मैं जानता हूँ होश संभालने के बाद हम लोग पहली बार मिले हैं, तो फिर इस सब की कोई खास वजह? सिमान ने पूछा। तो वो जख्मी सा मुस्कुराई, एक वक्त होता है जब आपको अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कोई ऐसा कंधा चाहिए होता है जिस पर सर रखकर आप रो सकें, मगर वो मयस्सर नहीं होते। आते हैं और अपनी मजबूरियों का रोना रोकर चले जाते हैं, तो आपको खुद को खुद ही संभालना पड़ता है। और जब आप खुद को संभाल लेते हैं ना सिमान ताहिर, तो फिर लौट कर आने वालों से जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अकेले रहना सीख चुके होते हैं। मैं भी अपनी अलग दुनिया बसा चुकी हूँ, अपनी जात के साथ खुश हूँ, खुद को इतना मजबूत कर चुकी हूँ कि किसी का होना ना होना अब मेरे लिए मानी नहीं रखता। उसकी संजीदगी देखकर वो सोचने लगा कि कब उनसे लापरवाही हुई। मैं समझा नहीं, उसने उलझकर पूछा। बाबा की डेथ पर हमें सबसे ज्यादा जरूरत फपो की फैमिली की थी, मगर सिवाय फपो के इनकी फैमिली से किसी ने झूठे भी नहीं पूछा कि तुम लोग जिंदा भी हो या नहीं। मामा बताती थी कि फपो का एक बेटा और बेटी है, 15 साल पहले मिले थे, तो क्या फपो की बेटी को नहीं पता था कि इसकी कहीं जरूरत भी हो सकती है? उन मौकों पर हम लोगों का जबानी दिलासा ही काफी होता है। क्या मेरा कजिन नहीं जानता कि मामू के जाने के बाद उनकी वाइफ और बेटी को किसी मर्द का साया चाहिए होगा? उसे नहीं पता था कि इस मुआशरे में एक अकेली औरत जिसकी जवान बेटी भी हो कैसे ट्रीट किया जाता है। इन 7 सालों में हम 3 बार घर चेंज कर चुके हैं, जानते हैं क्यों? सनम ने उसकी आंखों में देखा। इसकी जब्त से सुर्ख होती आंखें देखकर सिमान ने नजरें चराईं। यूं नजरें ना चराओ सिमान ताहिर, तुमने पूछा है तो सुनो, वो अजीज से बोली। शायद इतने सालों के बोझ से थक चुकी थी, इसलिए अपने दिल के गुबार को निकालना चाहा। चलो मैं तुम लोगों को शुरू से बताती हूँ। उसने अपनी नमूखी साफ की। साबिर हमारे मोहल्ले का सबसे बदतमीज इंसान था। बाबा की डेथ के बाद उसने मामा को तंग करना शुरू कर दिया। बहाने बहाने से घर आना, मामा कहीं बाहर जाती तो उनका रास्ता रोकता। जब मामा ने मोहल्ले के लोगों को बताया तो वो सफाई से मुकर गया, उल्टा इतने लोगों के सामने ढिठाई से निकाह की ऑफर दे दी। बाद में मामा को मुझे लेकर ब्लैकमेल करने लगा कि अगर इसकी बात ना मानी तो वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। नुकसान का मतलब तो समझ रहे हो ना? इसने सर उठाकर इन्हें देखा तो इन तीनों ने बेइख्तियार सर झुकाया। मामा बहुत परेशान रहने लगी थी, दिन रात अल्लाह से दुआएं करती कि इन्हें इस मुश्किल से निकाले। एक दिन अल्लाह ने उनकी सुन ली और वो एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर चला गया। मामा ने मोहल्ले वालों की मदद लेकर वो घर, मेरे बाबा का घर, जो हमारी खुशियों और गमों का शरीक था, औने पौने दामों बेच दिया और वो मोहल्ला छोड़ दिया। फिर हम जहाँ शफ हुए वहाँ एक और साबिर, एक और जालिम हमाद से पाला पड़ गया। इसकी औछी हरकतें देखकर एक दिन मैंने मामा से पूछा कि ये लोग हमें ही क्यों तंग करते हैं? तो इन्होंने बताया कि जिनके सर पर मर्द ना हो उनको मुआशरे के ये इज्जतदार गिद्ध हमा वक्त नोचने को तैयार रहते हैं। अपनी बीवी से तो खुद वो संभालता नहीं था, इसलिए उसने हमें बदनाम करना शुरू कर दिया। सच्चे होते हुए भी लोगों को हम ही झूठी लगने लगी। आखिर कोई पीछे मर्द तो था नहीं, इसलिए उनकी नजर में हम जो भी करें कौन पूछेगा हमें। वो रात बहुत भारी थी। हम बेटी पर अंधेरी और तूफानी रात की बिजली जब कड़कती थी ना, तो दिल दहल जाता था। ऐसे में इसने फायदा उठाना चाहा। सारी रात आंखों में गुजरी थी। हमारी कमरे को अंदर से लॉक करके मामा मुझे अपनी गोद में ऐसे छुपाए बैठी रही जैसे वो मुझे इस मुसीबत से बचा लेगी। और वाकई ही इन्होंने बचा लिया था। उनकी दुआएं तब भी मेरे काम आई। मोहल्ले वालों की छबती नजरें और तंजु नश्तर देखते हुए मामा ने वो घर भी छोड़ने का फैसला किया। घास को नोच नोच कर फेंकती वो सनम नहीं थी जो इन्हें पहले दिन मिली थी। इसके एक एक लफ्ज में अजीज और सदियों की थकान थी। सिमान का बस नहीं चल रहा था कि जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। और जहाँ अब रहते हैं यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सभी ख्याल रखते हैं, इज्जत भी करते हैं, मगर जानते हो एक लड़का है हमारे ही घर के सामने रहता है। कहते हुए वो एकदम से हंसना शुरू हो गई। इतना ही कि इसकी आंखों में पानी आ गया। उन तीनों ने बेइख्तियार एक दूसरे की तरफ देखा। फिक्र मत करो, पागल नहीं हुई, बस अपनी किस्मत पर हंसी आ रही है। उनको एक दूसरे की तरफ देखता पाकर उसने कहा, हम तो वो जो लड़का है ना, दबला पतला सा है,
ना शक्ल है ना अकल, उसने मुझ पर लाइन मारना शुरू कर दी है। इसको लगता है ना बाप ना भाई, कोई रिश्तेदार आगे पीछे तो कोई है नहीं, लड़की किरदार की कच्ची होगी तो क्या हरज है चानस। शट अप सनम। सिमान की बर्दाश्त बस यही तक थी। अरे सुनो तो सही, एक दिन पता है किया हवा में यूनी से वापस आ रही थी जब घर वाली गली में मुड़ी ना तो वो सामने खड़ा था। शायद नहीं, यकीनन मेरा ही इंतजार कर रहा था। जब पास से गुजरने लगी तो हाथ पकड़ कर दोस्ती की ऑफर दे डाली। दिल तो चाहा कि पलट कर थप्पड़ दे मारूं, मगर मामा की बात याद आ गई कि किसी से बगारना मत, सर पे बाप भाई नहीं है और ऐसे लोग फिर जिंदगी भर तंग करते हैं। इसलिए खामोशी से घर आ गई। अभी तो शक्र था कि मामा की जॉब थी, वरना ये इज्जतदार मुआशरा हमें कब का नोच कर खा चुका होता। मेरी यूनी की फीस देनी थी, मामा से मैनेज नहीं हो पा रही थी तो मैंने उनका हाथ बटाने के लिए एक एकेडमी में पढ़ाना शुरू कर दिया। वहाँ के ऑनर को मिला वारिस दुखी तो बेईमान हो गया। मुख्तलिफ हीलों से टच करना, बेईमानी बातें करना शुरू कर दिया। चूंकि मुझे यूनी की फीस देनी थी इसलिए छोड़ भी नहीं सकती थी। हालांकि मैं मामा को स्टडी छोड़ने का भी बोल चुकी थी। एक दिन मौका देखते हुए उसने मुझे ऑफर दे डाली। जानते हो आखिर क्या थी? कोई नहीं, मैं बताती हूँ। उसकी तरफ देखते हुए वो तंजिया जसट, शट अप, एक लफ्ज भी मत बोलना। वो मुट्ठियां भींचते हुए उठ खड़ा हुआ। उसकी जबान से निकलते इंकिशाफात ने इसके जहन को माऊफ कर डाला था। उनसे इतनी बेजारियत से वो आज वाकिफ हुए थे। वो अपनी जगह ठीक थी, उनके होते हुए भी वो लोग इतना सब कुछ झेल चुके थे तो फिर दिल में उबाल तो आना ही था। इतना सब कुछ हो गया, फपो को हमें बताना चाहिए था। वो इज़्तिराबी कैफियत में टहलने लगा। क्या बताई कि हमें कोई जीने नहीं दे रहा, आओ हमें प्रोटेक्ट करो। एक बात कहूं सिमान ताहिर, जो प्रोटेक्टर होते ही ना इन्हें पता होता है कि हमारी कब और कहाँ जरूरत है, वो खुद पहुंच जाते हैं। इसने अपनी आंखें साफ करते हुए कहा। राबिया बेगम जो कुछ देर उनके साथ बातें करना चाह रही थी, सनम की बातें सुनकर साइड पर खड़ी होकर सुनने लगी। सारी बातें सुनने के बाद इन्हें गहरे मलाल ने आन घेरा। लंदन में रहते हुए वो हर हफ्ते फोन करके हाल अहवाल पूछ लिया करती थी या कभी कभार पैसे भिजवाया करती, और इन्हें लगता कि वो अपना फर्ज पूरा कर रही हैं। आज सनम की बातें सुनकर इन्हें एहसास हुआ कि उन भावज और उनके भाई के जिगर का टुकड़ा उनकी बेटी किस अजीत में रहे हैं। वो शिकस्ता कदमों से वापस पलट गई। तुम फुल वक्त अपना मुंह बंद रखो, सिमानने से झड़का। बातों बातों में वो दोनों ही आपसे तुम तक आ गए थे। किया ऐसे मत देखो, मैंने इसलिए नहीं बताया कि तुम लोग मुझे यूं रहम और हमदर्दी से देखो। सख्त चुड़ है मुझे इस हमदर्दी लफ्ज से। हारून और सानिया को अपनी तरफ देखता पाकर उसने कहा। सानिया बे इख्तियार उठकर इसके गले लगी। एम सॉरी, मुआफ कर दो हमें। अरे हटू भी गंदी, अपनी नाक मेरी कपड़ों से साफ कर रही है। सनम ने उसे पीछे धक्का दिया। उनसे सब शेयर कर कि वो खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। हाँ, कितनी बेमरूत हो, एक तो तुमसे सूरी बोल रही हूँ और तुम कितनी गंदी बात कर रही हो। छी छी, नाक साफ कर रही हूँ। सानिया नाक सकुड़ते हुए बोली। तुम लोग आज से यहीं रहोगे, मैं मुमानी जान से बात करता हूँ। सिमान ने इसके सर बम फोड़ा। वॉट, दिमाग ठीक है? अपना घर छोड़कर हम किसी और के घर क्यों रहेंगे? किसी और का घर? रईली मुहतरमा, तुम्हारी फपो का घर है। सिमान ने भनमी अचकाएं। बड़ी जल्दी ख्याल नहीं आया, सनम ने जवाबन तनज किया। तुम जो भी कहो आज से, बल्कि अभी से तुम लोग यहीं शफ हो रहे हो। मैंने कहा कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, जैसे पहले रहते थे अब भी वैसे ही रह गे। तुम लोग फिक्र मत करो। वो उठकर जाने लगी तो सिमान ने उसको बाजू से पकड़कर खींचा। दिमाग खराब हो गया है, मैं बोल रहा हूँ ना कि कहीं नहीं जाओगी तो फिर कहीं जा रही हो? सिमान सख्त लहजे में बोला। और मैंने भी कहा है कि मुझे अपने घर जाना है, यहाँ नहीं रहूंगी। उसने भी चबा कर कहा। ठीक है, जाकर दिखाओ जियाद, टोनी को खोल दो। सिमान ने चौकीदार को आवाज देकर कहा तो वो गेट के पास बने डॉग हाउस से गैरेटीन खोलकर बाहर ले आया। जैसे देखते ही सनम की आंखें फैलकर कानों तक जा पहुंची। जाओ, अब खड़ी क्यों हो? ये कौन है? तुम्हारे घर में क्यों है? उसे क्यों रखा हुआ है? क्या है ये? बौखलाहट में वो बेरब बोल रही थी। इसकी हालत देखते हुए जहां सानिया और हारून को हैरत हुई, वहीं सिमान भी खफीफ सा मुस्कुराया। यहाँ ले कर आओ, उसने इशारा किया। या पागल हो गए हो क्या? क्यों ला रहे हो? वापस भेजो। सनम अटक अटक कर कहती। इस के पीछे जा छपी। मैंने बताया तो था कि मेरा एक दोस्त है गैरेटीन, तुमसे मिलवाने के लिए बुलवा रहा हूँ। मुझे काफी दिनों से कि रहा है कि तुमसे मिलवाऊं, उसे वापस भेजो। कितना बड़ा है इसका मुंह, कितना बड़ा है, मैं बस इसका एक ही नवाला बनूंगी। प्लीज ले जाओ ना उसे। सनम पहले सिमान और फिर चौकीदार से बोली। सुनो टोनी, इस लड़की को देख रहे हो? सिमान ने उसे अपने पीछे से निकाला। ये लड़की बाहर ना जाने पाए। अगर हम में से किसी के बगैर ये अकेली बाहर निकले तो बेशक उसे काट लेना या पूरी की पूरी खा जाना। सिमान ने मुस्कुराहट दबाते हुए संजीदगी से कहा। टोनी ने गोया समझकर सर को जुम्बिश दी तो सनम की खिलें आंखें मजीद खिलीं। दिमाग खराब हो गया है क्या? ओए कुत्ते, खबरदार जो इसकी बात मानी तो। सनम कुत्ते को घूरते हुए बोली तो वो गिराते हुए
उसकी तरफ बढ़ा। इसको अपनी तरफ आता देखकर उसने आंखें बंद कर की जो चीखना शुरू किया। अलमा खबर से मर्दे भी उठकर बैठ गए होंगे, शायद क़यामत वाक़ई हो गई है। चुप, एकदम चुप, अब आवाज ना आए। तुम्हारी सिमान ने इसके मुंह पर हाथ रखा। अब बोलो, रहना है या तुम्हें इसके हवाले कर कि हम लोग जाएं? रहना है उसने जल्दी से सर हिलाया। गुड, अब जाओ अंदर, पप्पो से मैं खुद बात कर लूंगा, सिमान ने कहा तो वो सर पर पैर रखकर, भाई चलो भाई, अब तुम लोग भी जाओ, मुझे जरा अपने टोनी से बात करनी है। उसने हंसते हुए हारून और सानिया से कहा। हाँ, अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि टोनी को देखकर कैसे पीली पड़ गई थी। हारून भी हंसते हुए उठा। मोहतरमा, सिर्फ कुत्तों से ही डरती ही इस दिन बाजार में एक छोटे से पप्पी को देख कर हालत गैर हो गई थी। सिमान मुस्कुराते हुए बोला, मुझे लगा कि बहुत सयापा डालेगी, मगर आपने तो एक ही झटके में इसका सारा सिस्टम सीट कर दिया। सानिया जाते जाते बोली। लॉन में तीनों के क़हक़हे गूंजे। लाउंज में टहलती सनम उन के क़हक़हे सुनकर जल की रह गई। बात सुनो, इस पागल लड़की को ज्यादा तंग मत करना, ऐसा ना हो डर जाए। तुम्हारे दोस्त के लिए बहुत खास है, हम मगर थोड़ा सा खींच कर रखना। वो किया है ना, अच्छी खासी खिसकी हुई है, मुझ अकेले से संभलेगी नहीं, तुम साथ हो गए ना तो मैं अच्छे से हैंडल कर लूंगा, जैसे अभी किया है। इसकी पुश्त पर हाथ फेराते हुए सिमान बोला तो टोनी ने सर झुकाकर आमादगी जाहिर की। एक और बात तो मैंने तुम्हें बताई ही नहीं, तुम्हारे दोस्त को मोहब्बत हो गई है, वो भी इस पागल से। अब से नहीं, बहुत पहले से। सूरी दोस्त, तुम्हें बताया नहीं? सोचता हूँ मामा को बोलकर एंगेजमेंट कर वालूं। तुम क्या कहते हो? उल्टे दिमाग की है मगर अच्छी है। कुछ देर तक इससे बातें करने के बाद उसने गेट पर खड़े जियाद को आवाज देकर उसे वापस ले जाने को कहा। मैं चाहता हूँ मुमानी जान और सनम यहीं शफ हो जाएं, सिमान ने राबिया बेगम से कहा। हम बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ, पहले ही बहुत गफलत दिखा चुके हैं, शक्र है कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, वरना बहुत पछताना पड़ता। राबिया बेगम कहा। उनकी नदामत से लबरेज आवाज सुनकर वो चौंका, मतलब वो सब सुन चुकी थी? मामा, अगर हमसे नादानी हो गई थी तो आप तो टोक सकती थी ना, मुझे मेरे फराइज से आगाह कर सकती थी। आप ने एक बार भी नहीं कहा कि मानी तुम्हारी कहीं और भी जरूरत है? कैसी कैसी मुश्किलें देखना पड़े हैं मुमानी जान को। वो लोग यहाँ लावारसों की तरह दर बदर होते रहे और हम लोग अपनी जिंदगी में मगन रहे। तुम उन दिनों यूनिवर्सिटी जाते थे और जब फारिग हुए तो सोचा कि एक बार चक्कर लगा आऊं, फिर तुम्हारे बाबा की डेथ हो गई तो सब जिम्मेदारियां तुम पर आ गईं और तुम मसरूफ रहने लगे। अब मैं सोचती हूँ तुम्हारे बाबा के बाद तो तुम और हारून थे, भाई भाभी थे हमें संभालने के लिए, मगर भाभी ने कैसे खुद को संभाला होगा, सनम को कैसे संभाला होगा, कैसे दुनिया को फीस किया होगा, मुआशरे के भेड़ियों का कैसे मुकाबला किया होगा। वाकई सिमान, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। मामा, आप मुमानी से बात करें, अगर वो मान जाती हैं तो ठीक है, वरना मैं खुद उनसे बात करूंगा। भाभी का तो कोई मसला नहीं है, नूर हमारी लापरवाहियों को दिल में रखे हुए है, जानते तो हो कैसे लिए दे अंदाज में रहती है, वो कभी भी नहीं मानेगी। राबिया बेगम जब से सनम से मिली थी इसका रवैया देख रही थी, उनको समझ नहीं आता था कि वो ऐसा क्यों कर रही है, मगर जब आज उसकी बातें सुनी तो इन्हें वो हक पर लगी। इसकी आप फिक्र ना करें, इसे तो मैं अपने तरीके से रोक चुका हूँ, आगे भी हैंडल कर लूंगा। ठीक है, मैं सुबह जाऊंगी भाभी के। हम मामा, मुझे एक और बात भी करनी है, सिमान ने उनको उठते देख कर कहा। बोलो। मुझे सनम से शादी करनी है, सारी जिंदगी बाहर इला बढ़ा था, इसलिए बगैर किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी बात उनके सामने रखी। इन्होंने हैरानी से उसे देखा। किया कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ, और आप भी तो यही चाहती ही ना? वो सब तो ठीक है, मगर यूं अचानक से कैसे फैसला कर सकते हो? देखो बेटा, ये सारी जिंदगी का मामला है, तुम महज जज्बाती होकर या हमदर्दी में आला ऐसा सोच रहे हो, और हमदर्दी में हम किसी की मदद तो कर सकते हैं, मगर शादियां नहीं की जाती। राबिया बेगम को लगा शायद वो मदावा करना चाह रहा है। अकफ मामा, आप समझ नहीं रही हैं, मैं कोई हमदर्दी नहीं कर रहा। वैसे भी आपको कहाँ लगता है कि उसे हमदर्दियों की जरूरत है? आपने इस दिन कहा था कि आप ऐसा चाहती ही, तो अब मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। तुम सच कह रहे हो? राबिया बेगम ने बेयकीनी से पूछा। बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आप मुमानी से बात करें कि मैं बात करती हूँ भाभी से, मुझे उम्मीद है वो इनकार नहीं करेंगी। मगर किया? सिमान ने पूछा। मुझे नूर की तरफ से खदशा है वो इनकार ना कर दे। सिमान उनकी बात सुनकर जोर से हंसा। वो आप फिक्र मत करें, इसके लिए मैं और मेरा टोनी ही काफी ही। भला वो कैसे? राबिया बेगम ने उसे देखा। आपको पता है, अभी कुछ देर पहले बहुत अकड़ रही थी कि उसे यहाँ नहीं रहना। मैंने टोनी की बस झलक दिखाई है, झट से मान गई, क्योंकि आपकी भतीजी कुत्तों से काफी खौफजदा है, या शायद वाहिद इस चीज से डरती है। सिमान ने हंसते हुए कहा। शर्म तो नहीं आती बच्ची को डराते हुए? राबिया बेगम ने मुस्कुराते हुए उसे थप्पड़ लगाया। आपकी उल्टी खोपड़ी की बच्ची को जबान से भला कोई बात समझ आती है? खैर, सुबह आप जाकर मुमानी जान को ले आए, ये मोहतरमा यहीं रहेगी, सिमान ने कहा। तो इन्होंने सर हिला दिया। रात को सिमान की आंख खुली तो बाहर से बर्तनों के गिरने की आवाज सुनकर उसे हैरानी हुई। बाहर निकला तो किचन की लाइट जल रही थी।
उस वक्त कौन हो गा सोचते हुए वो किचन में आया तो सनम उचक उचक कर शेल्फ में से चीनी पत्ती के डब्बे निकाल रही थी। पास प्लेट और कप टूटा पड़ा था। क्या है, कोई चीज भी नहीं मिल रही है। ये अमीरों के भी अपने ही चौंचले होते हैं, ऐसे किचन कौन बनाता है। सिमान के बच्चे, तुम्हें तो कभी मुआफ नहीं करूंगी। कहूं फंसा दिया है अल्लाह जी, अब मैं चाय कैसे बनाऊंगी पता नहीं। इलायची कहूं है। बड़बड़ाते हुए उसने पत्ती का डब्बा साइड पर रखा और इलायची का डब्बा उठाने लगी। जब सिमान ने छोटी सी डब्बी इसके सामने की, उसने चुंक कर इसे देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसको देखकर उसे अपना दिख और इसका कुत्ता एक बार फिर याद आ गया था। खटर पटर की आवाज सुनकर आंख खल गई थी। यहाँ आया तो मेरे अलावा मेरे बेगुनाह बच्चों को भी कोसा जा रहा है। उसके चेहरे पर छाई संजीदगी से वो अंदाजा ना कर सकी कि मजाक कर रहा है वो। मैं देखो सनम, मैं अपनी बात तो किसी हद तक बर्दाश्त कर लूंगा, मगर कोई मेरे मासूम बच्चों को कोई कुछ कहे ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है ही। कौन से बच्चे? किसके बच्चे? सनम मुंह खोले उसे देखने लगी। ये तो तुम्हें पता होगा ना जो धमकियां दे रही हूँ। मैं तो अभी उनकी मामा को ढूंढ कर हटा हूँ और तुम मेरे बच्चों की भी दुश्मन हो गई। कौन मामा? कौन से बच्चे? ठिकाने पर हो ना? वो झुंझलाई। अभी तुम ही कह रही थी ना कि सिमान के बच्चे तुम्हें देख लूंगी और गार्ड तुम मुझे पागल कर दोगे। वो बड़बड़ाते हुए चाय की तरफ मुतवज्जह हुई। अभी मजीद की गुंजाइश है, सिमान ने कहा था या पूछा था। वो समझ ना पाई इसलिए खामोशी से चाय बनाने लगी। वो भी वहीं चेयर पर बैठ गया। तुम यहाँ क्यों बैठ रहे हो? उसने पलटे बगैर पूछा। मुझे भी चाय पीनी है, मेरी बन गई है सूरी, अब नहीं मिल सकती। सनम ने चाय टेबल पर रखी और खुद सामान वापस अपनी जगह पर रखने लगी। सिमान ने कप उठाने को हाथ बढ़ाया तो सनम ने जल्दी से कप उठाकर मुंह से लगा लिया। हा, अब पी लो। उसने घूंट भरकर उसकी तरफ बढ़ाई। उसे लगा कि अब इसका कप सेफ हो गया है, इसलिए इसको थमा कर खुद तसल्ली से पेन उठा कर बेसन में रखकर पलटी तो वो मजे से इसकी झूठी चाय पी रहा था। तुमने सारी पी ली? सनम ने इसके हाथ से कप पकड़ा। नहीं, थोड़ी सी है, पी लो। उसने मुस्कुराते हुए आधा कप उसकी तरफ बढ़ाया। कितने बुरे हो तुम, सारी मेरी चाय पी गए। बुरे बुरे मुंह बनाती वो बाकी की बची चाय पीने लगी। चाय छीन जाने का गम इतना ज्यादा था कि वो ध्यान ही ना दे सकी कि सामने खड़ा सिमान उसे गहरी नजरों से देख रहा है। लगता है मामा को एंगेजमेंट की बजाय निकाह का कहना पड़ेगा। बड़बड़ाते हुए वो जाने को पलटा। सिमान सनम की आवाज पर वो पलटा। तुमसे बात करनी है, हम कहो। हमें यहाँ नहीं रहना। वो कप रखते हुए इसके पास आई तो उसने गहरी सांस ली। मतलब वो वहीं अटकी हुई थी। क्यों नहीं रहना? मुझे नहीं अच्छा लगता किसी के घर में रहना। शुरू से ही आदत नहीं है कहीं जाने की, बस अपने घर जाना है। प्लीज यहाँ आओ, बैठो। सिमान ने कुर्सी खींचकर इशारा किया। देखो नूर, पहले जो हुआ सो हुआ, मैं वो दोहराना नहीं चाहता। पहले तो बेखबरी में मार खा गया, मगर अब सब कुछ जानते हुए भी तुम लोगों को अकेला छोड़ना मेरे लिए डूब मरने का मकाम होगा। मैं और मामा पहले ही बहुत शर्मिंदा हैं, अब तुम हमें मजीद शर्मिंदा तो ना करो। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है और मैंने वो सब तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं बताया है। वो सब भूल नहीं सकती, मुझे मुआफ नहीं कर सकती। सिमान ने इसके हाथ को मसलते देखकर इसका हाथ अपने हाथों में लिया। ऐसी बात नहीं है, मैं भला क्यों नाराज होंगी। बस जिंदगी के इस मोड़ पर आ पहुंची हूँ जहाँ अब किसी का एहसान लेने को दिल नहीं करता। उसने अपने बहते आंसू साफ किए। इसमें एहसान की क्या बात है, तुम्हारी पप्पो का घर है, पूरे हक से रहो। हक वो रोते रोते हंसी। मेरे हक मेरे बाबा तक थे, वो नहीं रहे तो हक कैसा? अपने सारे हुकूक भूल चुकी हूँ, कभी याद ही नहीं रखे। एक बार ट्रस्ट करके तो देखो, आई प्रॉमिस सारे हक पूरे करूंगा।